हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सरस्वती स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, सरस्वती स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर जीके का एक सीरीज चल रहा है 400 क्वेश्चन का, जिसमें मैंने और 100 प्रश्न को पहले ही करा दिया है। दोस्तों, आप सभी इन 100 प्रश्न को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यह प्रश्न करा रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए और देख लीजिए। दोस्तों, एक और बात, इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगा। आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला जो प्रश्न है कि 100 नंबर मैंने करा दिया था। 101 से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 101 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है या भी उपचार में होता है। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है। इसका उपयोग जो होता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग बीमारी के उपचार में किया जाता है। ठीक है ना। इंसुलिन को एक इंजेक्शन में भर लिया जाता है। उसके बाद जिसको मधुमेह रोग से ग्रसित व्यक्ति को इंजेक्ट किया जाता है उसके बॉडी में। ठीक है ना। आपको याद रखना है कि इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू एक त्यौहार होता है और किस राज्य का होता है जी? तो असम का। आपको ये बात याद रखना है कि असम की जो राजधानी है दिसपुर है। आपको राज्य और उसकी राजधानी और वहाँ की भाषा क्या होती है ये आपको याद रखना होगा। एकदम 100 पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि 100% माइंड में होना चाहिए कि ये भारत के किस राज्य की राजधानी कहाँ है, उसकी राजधानी क्या है, ये सभी की आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 103 नंबर हमारा प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सा विटामिन सी? तो विटामिन सी जो होता है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी जो होता है वो केवल खट्टे पदार्थ में मिलता है। खट्टे पदार्थ में मिलता है। खट्टे फल फल ही ना मिलता है, फल है सब्जी। ठीक है ना। तो खट्टे पदार्थ में मिलता है। तो खट्टे पदार्थ के अंतर्गत फल के अंतर्गत हमारा आ जाएगा संतरा, नींबू। इन सभी के अंतर्गत विटामिन सी की हमें प्राप्ति होगी। इन सभी खाएंगे तो विटामिन सी की प्राप्ति हमें होगी। एक और बात कि विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। आपको याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है ना। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। ठीक है ना। स्कर्वी जो ठीक है स्कर्वी रोग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। 1 मिनट, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिक्कत हो रही है ना जी। यहाँ पर ब्रश का साइज़ हम लोग छोटा यहाँ पर इतना सही होगा। ठीक है ना। कलर चेंज कर लेगा, कलर भी चेंज कर लेते हैं। हाँ चलिए चेंज कर दिए कलर को। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। कौन सा जी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो विलियम बेंटिक था। कौन था जी दोस्तों? विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। दोस्तों, सही नहीं बना है जी। इसका जितना साइज था उतना ही हम कर लेते हैं। यहाँ पर इतना नहीं, इतना देखा जाए इतना, हाँ इतना ही सही था। ठीक है ना। तो इतना हम कर लेते हैं। ठीक है ना। तो विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है ना। यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे कि विलियम बेंटिक जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज़ का आविष्कार चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था जी दोस्तों? कागज़ का आविष्कार तो चाइना में हुआ था कागज़ का आविष्कार। एक और बात, आपको कभी कभी पूछ देगा कि ताश का आविष्कार किस देश में हुआ था। ताश जो होता है उसका आविष्कार किस देश में हुआ था? तो भी चाइना में ही हुआ था। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था जी दोस्तों? तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। ठीक है। क्या था जी? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। ये आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था जी?
तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है जी? तो नेपाल में स्थित है। हाँ, नेपाल का क्या है जी? तो नेपाल एक राष्ट्र है, यानी कि एक देश है। इस देश की राजधानी काठमांडू है, ठीक है ना। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और वो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण, ये आपको याद रखना है। एक हर हाल में इसको याद रखना होगा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको याद रखना है। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से पहले हटा देता हूँ इसको। यहाँ से विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है कि आपको आँख से नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगी? बेरी बेरी क्या होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है ना। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी नामक रोग हो जाएगी, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगी, ठीक है ना। स्कर्वी लिखा है। और विटामिन डी जो होगी वो रिकेट्स नामक रोग को उत्पन्न करेगी। रिकेट्स नामक रोग को उत्पन्न करती है विटामिन डी, ठीक है ना। स्कर्वी में क्या होता है कि जो दांत का मसूड़ा होता है ना, फूल जाता है। और रिकेट्स में होता है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, मतलब सूखा रोग हो जाता है बच्चे में। और विटामिन ई बचा और के, तो विटामिन ई से कमी से 5 हो सकता है। ये पुरुष और महिला दोनों में हो सकता है, ठीक है ना। और के की कमी से रक्त का थक्का ही नहीं बनेगा। अगर कभी किसी व्यक्ति का विटामिन की एक ही कमी हो जाए किसी शरीर में, तो जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी, उस व्यक्ति में, और जो कभी भी शरीर का कोई अंग कट जाएगा तो उसका जो रक्त का बहाव होगा वो बंद ही नहीं होगा। इसी कारण आदमी की मौत भी हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल एक त्यौहार है, वो किस राज्य का है? तमिलनाडु का। किस राज्य का जी? तमिलनाडु का। उसके बाद हम बात करते हैं 110वां नंबर प्रश्न है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? या गिद्दा और भांगड़ा जो है एक लोक नृत्य है, किस राज्य का? पंजाब का। किस राज्य का? पंजाब का है लोक नृत्य। उसके बाद हम बात करते हैं कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, ये आपका याद रखना है। J.L. बेयर्ड जॉन लोगी बेयर्ड का शॉर्ट नेम है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर बहुत कम जॉन लोगी बेयर्ड दिखने को मिलेगा, आपको बहुत जगह है J.L. बेयर्ड ही मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था वो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये तो आप सभी को मालूम होगा कि मछली जो है वो गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं। गिल्स का हो या फिर गलफड़ा का हो, इन्हीं की सहायता से मछलियाँ जो वाटर माने पानी में सांस ले पाती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर इसका आंसर देख पा रहे हैं, गलफड़ो है, ठीक है ना। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, गिल्स है या फिर गलफड़ा। आपको ऑप्शन में दो जो दे उसी को टिक करना है, यानी कि गिल्स दे सकता है या फिर गलफड़ा, दोनों में से एक ही देगा। गिल्स और गलफड़ा का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था जी? तो दोस्तों भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। उसके बाद हम अगला प्रश्न है हमारा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? हुआ का मतलब और, ठीक है ना, 1919 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है जी दोस्तों? तो पंजाब में अमृतसर स्थित है, ठीक है ना। पंजाब में अमृतसर स्थित है। और अमृतसर की स्थापना किसने करी थी? ये आपको याद रखना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने करी थी। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना करी थी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और एक और बात कि जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने। किसने करवाया था जी? तो जनरल डायर ने करवाया था।
जनरल डायर ने, आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, तो जनरल डायर ने। एक और बात कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी। ये भी आपको याद रखना है कि जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी, किस दल की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की जी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक। इस प्रश्न से एक और प्रश्न निकलता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ी थी, तो 1939 में। ये भी आपको याद रखना है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी थी, ठीक है ना। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न को कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आपको याद रखना है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। इसके बाद हमारे सैंडर्स की हत्या किसने करी थी, तो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या, ठीक है ना। किसने की थी, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। और भगत सिंह ने किसका नारा दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद की आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1897 के विद्रोह को किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था जी, तो मंगल पांडे ने सबसे पहले दिया था, ठीक है ना, मंगल पांडे। 1897 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सिपाही विद्रोह के नाम से 1897 के विद्रोह को जाना जाता है, ठीक है ना। आज हाँ, स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ी गई थी 1897 ईस्वी को। ये भी आपको याद रखना है कि 1897 की जो लड़ाई हुई थी, विद्रोह हुआ था, वो स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1897 में, ठीक है ना। उसके बाद इस विद्रोह 1897 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था, इस विद्रोह किस लिए हुआ था कि इसमें सैनिकों को ना मांस का मतलब चर्बी बना कर दिया जाता था, तो यही कारण था यह विद्रोह करने का, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला जो अपना बलिदान दिए थे वो मंगल पांडे ने दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला, वो भी भारतीय, कौन थी। हाँ बाबा, पहली महिला कौन थी, एक मिनट कन्फ्यूज हूँ मैं थोड़ा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव थी, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर यहाँ पर है, राजा राम मोहन के द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था जी, मूल शंकर। ये आपको याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछे तो मूल रहने देना, उसके बाद शंकर जोड़ देना। ये आपको याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। उसके बाद हम बात करते हैं वेदों की लोटों का नारा इसी ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न को, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है ना। आपको याद रखना है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में आया था यह भारत, ठीक है ना। कब आया था जी, 1498। कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का ये रहने वाला था। देखिए यहाँ पर प्रश्न भी है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हवा महल कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर क्या है जी, तो भारत की एक राज्य की राजधानी है। वो किस राज्य की राजधानी है, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है जी, दोस्तों जयपुर, ठीक है ना। और राजस्थान में थार पाया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, ठीक है ना। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा हो जाएगा। सहारा कहाँ पाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। यह आपको याद रखना है। सिख धर्म के पहले गुरु थे, प्रथम गुरु, और इन्होंने गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म की स्थापना की थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कब हुआ था, कौन सा है, तो बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। और बैसाखी के दिन ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और पंजाब जो है, पंजाब राज्य, उसमें सबसे ज़्यादा सिख देखने को मिलेंगे वहीं पे पंजाब में ही, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न को कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये
लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई जो पटेल थे उनको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो बारदोली के किसान आंदोलन द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। क्या है जी दोस्तों? एक मिनट, विजय घाट इनकी समाधि का नाम है। वहीं आपको पूछ देगा कि महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? गांधी जी की समाधि का नाम है तो राजघाट गांधी जी की समाधि का नाम है। क्या है जी दोस्तों? राजघाट। वहीं आपको लाल बहादुर शास्त्री पूछ दे तो विजय घाट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं, ये आपको याद रखना है, महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाणक्य है। कौन है जी? चाणक्य है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, ये आपको चाणक्य कौटिल्य। आपको ऑप्शन में कौटिल्य दे सकता है, फिर चाणक्य दे सकता है, आपको याद रखना होगा कि कौन होगा, यानी कि चाणक्य भी हो सकता है, कौटिल्य हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था जय जवान जय किसान का नारा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, प्रथम राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री कौन थे जी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जी संविधान सभा के? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। भी आपको याद रखना है कि भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है ना। और इसकी स्थापना किसने करी थी? ये आपको हमें ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? जो जापान हो जाएगा। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये भी आपको याद रखना है। तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है, वो भी भारत के राज्य में। आपको पूछ देगा कि सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले किस देश में सूर्य निकलता है? तो जापान में। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल का, ठीक है ना, केरल का प्रमुख त्यौहार है। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। कब बनी थी जी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले कहाँ थी राजधानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, और सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है, और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ही होता है। आपको इस प्रश्न से 3 प्रश्न हमको देखने को मिला, ठीक है ना, कि सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है, ठीक है ना, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, और सांझ का तारा शुक्र को ही कहा जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पशु पशु यानी कि बाघ, पक्षी मोर। उसके बाद जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है ना। अगर आपको यही पूछ देगा कि भारत का राष्ट्रीय क्या बोलते हैं नदी ना, हाँ राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? राष्ट्रीय नदी जो गंगा हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल मैंगो यानी कि आम, इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिको होता है। मैंगीफेरा
इंडिका या फिर इंडिगो होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है। एक और बात इससे याद रखना है, कमल का बायोलॉजी का प्रश्न है कि कमल जो होता है वो जल में पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इनमें जल परागण ना होकर कीट परागण होता है। कौन सा परागण होता है जी? कीट परागण होता है इसमें, कमल में कीट परागण होता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। बरगद हो जाएगा जी भारत का राष्ट्रीय पेड़, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हॉकी। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। यहीं आपको पूछ देगा कि भारत के राष्ट्रीय झंडे के चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, चौड़ाई पहले पूछेगा तो 2:3, लंबाई पहले पूछे तो 3:2, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और भारत का राष्ट्रगान क्या है जी, तो जन गण मन होता है, इसने रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किस पुस्तक में लिखा था, तो गीतांजलि में लिखा था, ठीक है ना। भारत गीतांजलि में लिखा था इसने। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, गीत पूछा है तो वंदे मातरम। और इसको किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी, ठीक है ना, इन्होंने लिखी थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। गीत पूछा है, गीत किसने लिखा, गीत तो बात की है ना, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और एक और बात कि भारत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत, ध्वज गीत, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप लोग जानते हैं तो, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत होता है वो हिंद देश का प्यारा झंडा, यही होता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत। हिंद देश का प्यारा झंडा होता है ये राष्ट्रीय ध्वज गीत, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, ठीक है ना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने की थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी थी, ये आपको हमें ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो कौन सा है जी दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत है। कौन है जी, तो शक संवत है। इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो 78 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कुतुब मीनार कुतुब मीनार कहाँ है जी, तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है जी, तो मुंबई में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मुंबई किस राज्य की राजधानी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो इंडिया गेट जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट न्यू दिल्ली में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है ताजमहल। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ताजमहल की स्थापना कब हुई थी और किसने करवाई थी, उसके बाद और किसके याद में करवाई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी को मालूम ही होगा, ये मेरा विश्वास बोल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी और कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर में हुई थी, ये आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। और इस अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस को मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। और किसकी याद में मनाया जाता है, तो राधा कृष्णन के याद में मनाया जाता है, राधा कृष्णन है जी उसी के याद में मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, खेल दिवस 29 अगस्त में। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के दिवस पर, जन्म दिवस पर यानी कि बर्थडे पर मनाया जाता है, ठीक है ना, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व यानी कि वर्ल्ड पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था, डू एंड डाई
का नारा जो किसने दिया था जी, तो महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद हम बात करें जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब बोल दिल्ली चलो का नारा इसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र ने ही दिया था कि दिल्ली चलो का नारा। उसके बाद वेदों की लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी, किसने दी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की लौटो का नारा दिया था। उसके बाद हम बात करें इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, डबल डिबिट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था, तो ये नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र ने दिया था। आराम हराम है, ये नारा जवाहरलाल नेहरू को बच्चे किस नाम से पुकारा करते थे, तो चाचा नेहरू के नाम से पुकारा करते थे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, आपको याद रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया था, तो मंगल पांडे ने दिया था। ये अपना बलिदान कब दिए थे, किस युद्ध के अंतर्गत, किस विद्रोह के अंदर 1897 के विद्रोह में पहला बलिदान इन्हीं ने दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा यह किसने दिया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था ये नारा। उसके बाद हम अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है ना। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये इस जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो गुप्त वंश के ही थे, ठीक है ना। वो किस वंश से बिलोंग करते थे, तो गुप्त वंश से बिलोंग करते थे। वो कौन थे, उनका नाम क्या था, ये अब हमें बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सती प्रथा क्या होती थी, कि जिन नारियों का पति जो मर जाता था उनके मतलब जलाने के टाइम उनके पति के साथ ही उनकी पत्नियों को जला दिया जाता था, ठीक है ना। इनसे इसका मतलब कि पहले के लोग क्या सोचते थे कि ये पति के साथ जल गई तो मतलब वो उसका स्वर्ग हो गया, यही माना जाता था, ठीक है ना। तो इनको जो सती प्रथा जो थी उसको अंत करने में सबसे अधिक प्रयास जो कि धर्म सुधारक ने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, जो मैंने इसी वीडियो में कराया है वो प्रश्न आपको बताना है कि किसकी स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। और कब की थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ज़रूर, ठीक है ना। ये सभी मैंने ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी का नॉलेज बढ़े, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी को मालूम ही होगा कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था जी, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और उस दिन क्या मतलब कि मतलब विश्व में उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है गांधी जयंती को, ठीक है ना। आपको याद रखना है मोहनदास गांधी जो थे उनका पूरा नाम क्या था। इनको बापू भी बोलते थे, राष्ट्रपिता भी बोलते थे, महात्मा भी बोलते थे, ये सभी इनका उपनाम था, ठीक है ना। तो इनका जो पूरा नाम था महात्मा गांधी का वो मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था जी, मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इनकी महात्मा की उपाधि दी थी इनको। क्या हो रहा है जी, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी किसने लिखी थी, तो महात्मा गांधी ने लिखी थी, ठीक है ना। आप 12th का इंग्लिश बुक देखेंगे बिहार बोर्ड का, तो ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेगा उस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही ये पढ़ेगा। इसमें बताया गया है कि गांधी जी ने इसको लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है, भारत देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक। और ये जो सवाल है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। और भारत का राष्ट्रीय सम्मान जो है वो भी भारत रत्न है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, तो बढ़ जाइए जी
कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्या है जी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और पहला जो फिल्म बना था उसका नाम क्या था जी? तो हरिश्चंद्र था। जो पहला फिल्म बना था वो हरिश्चंद्र था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है जी? तो परम वीर चक्र होता है। अगर आप वीरता के लिए जो पदक जीतते हैं उसका नाम वो कौन सा होता है? वो भी सर्वोच्च होता है, सबसे उच्च होता है, परम वीर चक्र होता है, साहस के लिए मिलता है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं 188 नंबर जो प्रश्न है कि यहाँ पर 188 नंबर प्रश्न कि भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। और कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। वे कहाँ से बिलोंग करते थे? तो रसिया से बिलोंग करते थे, यानी कि रूस से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि चंद्र पर कदम रखने वाला कौन था जी? नील आर्मस्ट्रांग था। और भारतीय कौन थे जी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय? राकेश शर्मा। कौन थे जी? राकेश शर्मा। ये कब गए थे राकेश शर्मा अंतरिक्ष में? 1984 में गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया? तो आर्यभट्ट इसका नाम है और सन 1975 में 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह था ये। इसको लॉन्च कब किया? सैटेलाइट था, इसको लॉन्च 1975 में किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन से? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से बिलोंग करते हैं। और आपको पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव वो कौन थे? ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली जी थे। कौन थे जी? त्रिगवेली थे। ये आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि त्रिगवेली जो थे वो किस राज्य से बिलोंग करते थे, वो किस राज्य के रहने वाले थे, ये आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से रिपीटेड शायद क्वेश्चन है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद हम बात करते हैं कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावित करती है? अग्नाशय पैनक्रियाज एक ग्लैंड होती है जो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है जी? तो मधुमेह रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है जी? तो फुटबॉल से है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध होता है और किस नदी पर इसको बांधा गया है? तो महानदी पर इसको बांधा गया है। हीराकुंड बांध कहाँ है जी? तो उड़ीसा राज्य में ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यानी कि हमारा अंतिम प्रश्न है 200 नंबर जो प्रश्न है वो कौन सा है जी? कि संविधान की 8वीं सूची अनुसूची यहाँ पर है, सूची नहीं है, में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये रहा आज का प्रश्न। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं थे इस वीडियो में वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न थे। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये जो प्रश्न होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न बहुत ही बेहतर लगे होंगे। दोस्तों अगर आप इन वीडियो का नोट्स लेना चाहते हैं PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि सरस्वती स्टडी पॉइंट जो है टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। SRASWATI सरस्वती स्टडी पॉइंट आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में। उसके बाद उस टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग
इसके पहले वाले वीडियो यानी कि जो मैं इसके पहले मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया था, उसको नहीं देखे होंगे यानी पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे आप, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा वो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसी में मैंने करा दिया है। ये जो सीरीज़ चल रहा है वो 400 प्रश्न का सीरीज़ चल रहा है, जो जिसमें 4 पार्ट होंगे। जो मैंने एक अभी कराया, इसका पहले मैंने एक करा दिया था, वो आप देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे, मतलब किस प्रकार की मदद, शेयर और वीडियो को लाइक करके, तो इसी प्रकार के मतलब बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन आप सभी को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो ऐसा लगे तो वीडियो को लाइक, ठीक है ना, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और जो मैंने सवाल पूछा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करने का मन होगा तो कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होता है कि जो मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। यही मतलब होता है सब्सक्राइब करने का। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।